एवरीवन, वेलकम अगेन। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर सान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड उसको ऑपरेट करने के लिए स्पेशली वान और हाउसवान आए थे एंड इबो बस कॉरिडोर में खड़ा होकर प्रे कर रहा था सान के लिए। तभी एक लेडी डॉक्टर वहाँ पर आती है। वो और कोई नहीं बल्कि मार्था थी। अब उसके आगे जैसे ही मार्था ने इंटरेस्टिंग वर्ड कहा, एक इबो की आइज नैरो हो जाती हैं, उसके जबड़े बिछ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फक्ड अप है एंड ऊपर से कोई लेडीज़ के बारे में इस तरीके से कमेंट करने से बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बस घूर कर मार्था को देख रहा था। और इबो के इस रिएक्शन से एक मार्था के चेहरे के ऊपर एक स्लाइट सा स्mirk आ जाता है। वो बस अपने हाथों को बांध कर इबो को जैसे ऑब्जर्व कर रही थी। तभी पीछे से सुजन आती है। उसने मार्था को देखा एंड लिटरली थोड़ा शॉक हो गई थी मार्था को यहाँ देखकर, लेकिन फिर भी उसने अपने कंपोजर को मेंटेन किया एंड देन मार्था की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ? ये कहते हुए वो मार्था को देख रही थी। मार्था ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा पेशेंट यहाँ है तो मुझे तो यहाँ होना ही था ना। ये कहते हुए कुछ देर के लिए वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते, तभी पीछे से जियांग चैन भी इबो के बगल में आकर खड़ा हो जाता है एंड वो भी मार्था को देखने लगता है। तभी मार्था ने अपनी निगाहों को इबो की तरफ किया एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, डू यू नो मी? इबो ने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, इज दैट इम्पोर्टेंट दैट आई नो यू? मार्था ने लिटरली एक स्mirk दिया एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, शायद इस पूरे रूम में इस वक्त जितने भी लोग खड़े हैं उन सब में से मैं ही हूँ जिसके बारे में तुम्हें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आफ्टर ऑल मैं उस पेशेंट की डॉक्टर हूँ जिसके लिए तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, ऑलमोस्ट अपना सब कुछ खोकर, क्योंकि तुम्हारे हाथ को देखकर तो मैं यही कह सकती हूँ। इबो एकदम से थोड़ा सा फ्लिंच कर उठता है। उसने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? चैन ने भी मार्था की तरफ देखते हुए कहा, हु आर यू एग्जैक्टली? मार्था ने कहा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हु आई एम, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। इबो को समझ नहीं आ रहा था। एक तो मार्था की बातें वैसे ही थोड़ी सी इतनी अजीब है, ऊपर से इस तरीके से वो इबो को देख रही है। इबो का ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके सोल में झांक रही हो। इसीलिए इबो ने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस वक्त एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। सो प्लीज़ जो कुछ भी आपको कहना है प्लीज़ ऑन द पॉइंट कहिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू प्ले एनी रिडल गेम। मार्था ने कहा, ओके सो पॉइंट पर आते हैं। ये कहते हुए मार्था ने अपने बगल में खड़ी हुई अपने असिस्टेंट की तरफ देखा एंड देन जैसे ही उसने देखा, असिस्टेंट ने सिर्फ नोट किया एंड अपने बैग में से निकालकर उसने एक फाइल मार्था के हाथ में रख दी थी। मार्था ने उस फाइल को लिया एंड उसे खोल कर उसका फर्स्ट पेज निकाल कर इबो के हाथ में रखते हुए कहती है, पढ़ो इसे। इबो ने उस पेज की तरफ देखा, देन मार्था की तरफ, देन वो अगेन उस पेज की तरफ देखता है एंड उसे पढ़ने लगता है। चैन भी मार्था को देख रहा था एंड देन वो भी इबो के हाथ में रखे हुए उस पेपर को पढ़ने लगा। इबो ने उस पेपर को पढ़ा। वो एक पेशेंट डॉक्टर फॉर्म था जिसके ऊपर पेशेंट का नाम शाहजहान था एंड डॉक्टर का नाम मार्था था। ऊपर लिखा हुआ था फॉर साइकोलॉजिकल कंसल्ट। उसके ऊपर डेट डली हुई थी जो आज से लगभग 2 साल 6 महीने पुरानी थी और पेज के कॉर्नर पर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में जान के साइन हो रखे थे जिसे इबो किसी भी भीड़ में पहचान सकता है। उसने बस अपने हाथों को हल्के से उस साइन के ऊपर फिरा एंड देन उसने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट एक्जैक्टली इज दिस? मार्था ने कहा, आई एम हिज साइकोलॉजिस्ट। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे किया, डॉक्टर मार्था। इबो ने थोड़ा सा हेजिटेट हुआ लेकिन फिर भी उसने मार्था से हाथ को मिलाया एंड देन मार्था की तरफ देखते हुए कहा, साइकोलॉजिस्ट? मार्था ने कहा, क्योंकि इस पूरे समय में शायद मेरी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। आज मैंने उसे यहाँ देख ही लिया एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे आगे कुछ भी। पर इससे पहले कि मार्था कुछ भी कहती, इबो ने कहा, डोंट। इबो की आवाज़ में वो अथॉरिटी थी। एक मार्था शांत हो जाती है। देन उसने अपने पीछे खड़ी हुई असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट ने सिर्फ नोट किया एंड देन वो आगे चली जाती है। मार्था ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, यू नो व्हाई आई एम हियर? इबो ने कहा, आई डोंट नो, बिकॉज जहान का यहाँ पर है। मार्था ने कहा, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं हर एक पेशेंट के पास इस तरीके से जाऊंगी जब वो इस तरीके की सिचुएशन में होगा? इबो ने कहा, ऑफ कोर्स, जब आप उनकी डॉक्टर है तो आपका फर्ज बनता है यहाँ आने का। मार्था ने सिर्फ एक स्माइल दिया एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ फर्ज ही नहीं बनता, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जैसे ही मार्था ने कहा, एक इबो के जबड़े पिच जाते हैं। वो घूर कर मार्था को देखने लगता है और ये देखकर मार्था को अलग से सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जेन्युइन स्माइल। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एंड ज़्यादा सोने की भी नहीं। लेकिन तो वो इबो की तरफ देख रही थी। इबो ने कहा, exactly who the hell are you and what are you trying to say? Look, I'm already in so much fucked up situation and I don't want any another thing to discuss now. So just tell me who the hell are you or just leave me alone because I can't take it anymore, okay? I can't. ठीक है, तो वही वो बस थोड़ा सा शेयर कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा। कल रात से लेकर अब तक सिर्फ वो ड्रेन ही हो रहा है। जहान की हालत, उसके बाद हॉस्पिटल और उसके बाद डॉक्टर्स का वो सब कुछ ड्रामा एंड देन अब यहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करना, ये सब कुछ आसान नहीं है। ऊपर से अब मार्था की ऐसी बातें इबो को सिर्फ और ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी, इसलिए वो बस झन्ना गया था थोड़ा सा। वहीं मार्था ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, काम डाउन यंग मैन, काम डाउन, अभी तो बहुत कुछ है जिसे तुम्हें हैंडल करना है एंड आई थिंक इट्स द टाइम। क्योंकि इसके आगे सिर्फ 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, या तो हम जहान को वापस पा सकते हैं लेकिन उसे ज़िंदा रखने के लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत होगी, तभी तुम उसे आगे चलकर हैंडल कर पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ
हो सकता है हम जान को यहाँ खो दें और उसके बाद भी तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी तुम आगे बढ़ पाओगे ईसा के साथ एंड जान पाओगे जान एक्जैक्टली क्या चाहता था। जैसे ही मार्था ने ये शब्द कहे, एक ईबो का दिमाग जैसे कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। वो कुछ देर तक वहाँ मार्था के शब्दों को समझने की कोशिश करता है। देन उसने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? हाँ, हम जानका को खो देंगे, इसका क्या मतलब है? हाँ, जानका को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं भी नहीं, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। डिड यू गेट दैट? एंड अपनी बकवास बातें बंद करो। व्हाट यू मीन बाय दैट कि जानका चाहते थे, जानका क्या चाहते थे कि मैं ईसा के साथ कहाँ आगे बढ़ूँ, कहाँ आगे बढ़ूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ? हाँ, एंड आई कांट गो एनीवेयर विदाउट हिम। डिड यू गेट दैट? मार्था ने कहा, यंग मैन, मैं तुमसे कहा ना, ईजी, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें हैंडल करना है। अगर तुम इसी तरह से बिहेव करते रहे तो आई होप कि तुम चीज़ों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे जैसे कि तुम्हें करना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नीड है तो वो है मेच्योरिटी। एंड जहाँ ने जैसा मुझे बताया था उसके हिसाब से तुम बहुत मेच्योर पर्सन हो। देखा ईबो की आंखें नैरो हो जाती हैं। मार्था ने कहा, हाँ थोड़े से मेच्योर भी हो, लेकिन जान के शब्दों में तुम सच में मेच्योर पर्सन हो। तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, स्पेशली जब चीज़ें इमोशंस पर आकर अटकती हैं। एंड इस वक्त तो एक इमोशंस का पूल है जिसमें होकर तुम्हें जाना है। एंड आई एम डैम श्योर तुम उतना हैंडल भी नहीं कर पाओगे जितना मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। बट तुम्हें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मौका है जान के लिए, तुम्हारे लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए, ईसा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईसा के लिए। उस बच्चे से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। उस बच्चे को मैंने अपने सामने इतना बड़ा होते हुए देखा। एंड उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे यह स्टेप लेना ही होगा। मैं जानती हूँ जान अगर रहा आज के बाद तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ जान के वो आखिरी शब्द क्या थे। उसने मुझसे कहा था कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो मैं तुम्हें वो फाइल दिखाऊं। बट मैं चाहती हूँ कि तुम पूरा केस देखो, क्योंकि अगर तुम वो पूरा केस देखोगे तभी तुम समझ पाओगे कि एग्जैक्टली तुम्हारा शाहजान है क्या। क्योंकि यकीन मानो, मुझे तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। ईबो ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, मैं जानका को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, इतना तक तो ये जानता नहीं है कि वो यहाँ क्यों है। हाँ, उसे ड्रग्स की आदत है कि इस बारे में तुम्हें पता था? नहीं तो वो घूमने लगा। बोले कहा, चैंग ने कहा, व्हाट? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट है? ईबो ने लगभग ग्रॉल करते हुए कहा, वो ड्रग एडिक्टेड नहीं है। मार्था ने तुरंत ईबो को काटते हुए कहा, वो है। ईबो ने कहा, हाँ। मार्था ने कहा, वो है, रियलिटी है, इसे तुम मानना चाहो या ना मानना चाहो, वो एक एडिक्टेड है। बस फर्क इतना है कि उसे पता है कि उसे कब कितनी दवाइयाँ लेनी हैं, क्योंकि वो दवाइयों का एक्सपर्ट है। जानते हो ना, वो एक डॉक्टर भी है। तो वो उस हद तक दवाइयाँ लेता है जिस हद तक उसे पता है कि उसकी बॉडी झेल सकती है और जिसके आगे वो मरेगा नहीं। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक सिर्फ उसका दिमाग शून्य रहता है, सिर्फ उसकी सांसें चलती हैं, उस हद तक वो खुद को दवाइयों में डुबो लेता है, फिर वो चाहे किसी भी तरीके का ड्रग्स हो। और ऐसे करते करते बहुत लंबा वक्त हो गया है। मैं खुद जान की इस स्किल से लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकती। इन पास्ट 2 years ही इज जस्ट लाइक अ मास्टर ऑफ हिज बॉडी। वो जब जैसे चाहे वैसे अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है। उसका दिमाग उसका सबसे मेन एनिमी भी है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। जान के अंदर एक डार्कनेस है जो उसने बहुत लंबे वक्त से अपने अंदर दबा कर रख रखी है। धीरे धीरे कर वो डार्कनेस उस पर हावी हो रही है, इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि उसने जान की पूरी आइडेंटिटी को जैसे खा लिया है। अब जान वो जान नहीं जिसे तुम जानते थे, ना ही वो जान है जिसे मैं जानती थी। कहते हैं साइकियाट्रिस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं। आप उनसे एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं जो शायद आप किसी और से ना शेयर कर पाए। एंड वो बॉन्ड का बेस होता है कि जिस शख्स से आप ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपको जज करने के लिए ही बैठी है। पर वो एक शख्स है जो आपको जज नहीं करेगा, आप चाहे उसके सामने कुछ भी कहे। एंड एग्जैक्टली मैंने भी ये सोचा था जान के केस के साथ, क्योंकि हम साइकियाट्रिस्ट लोगों के दिमाग के साथ साथ उसकी रूह में भी झांकते हैं। बट जान के साथ इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। 2 साल तक भी मैं अभी तक जान के दिमाग को पूरी तरीके से नहीं समझ पाई हूँ, मैं उसकी रूह में नहीं झांक पाई हूँ। और इसके पीछे वजह है कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर रखा है, क्योंकि उसकी रूह में बहुत ज़्यादा जख्म है, इतने ज़्यादा जख्म कि उसे कोई आसानी से नहीं भर सकता। वो बहुत घायल है, बहुत ज़्यादा। एंड लिटरली उसके केस को देखकर जितना मुझे चिंता होती है ना, उतना ही ज़्यादा डर भी लगता है। बिकॉज आई नो जान के स्कार कभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हो सकते। उसने जो खोया है उसकी कोई भरपाई नहीं है। वो उन सब चीज़ों के लिए खुद को गिल्टी मानता है और उसका यही गिल्ट उसे धीरे धीरे खा रहा है। उसने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। लिस्ट बहुत लंबी है और उस लिस्ट में एक तुम भी हो, जिसे उसने खो भी दिया है और जिसके लिए वो खुद को गिल्टी भी मानता है। ईबो ने तुरंत मार्था को काटते हुए कहा, मैं जानका का कोई गिल्ट नहीं हूँ। जानका ने मुझे कभी नहीं खोया, वो मुझे कभी खो ही नहीं सकते। अगर वो मुझे खो देंगे ना तो मैं उन्हें ढूंढ लूँगा, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा हर कीमत पर, जैसे कि मैंने इस बार ढूंढ लिया। मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूँगा।
कहीं भी नहीं। मार्था ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम उसे ढूंढ लोगे और वो तुम्हें ढूंढ लेगा, पर गिल्ट तो रहेगा ना तुम दोनों के बीच में। क्या तुम जरा भी सान को खुद का गिल्टी नहीं समझते? 2 साल पहले तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, ईजा को तुमसे छिपाने के लिए। जहाँ तक सान ने मुझे बताया था, जिस वक्त सान का तुमसे ब्रेकअप हुआ था उस वक्त शायद तुम्हारी उम्र कुछ 19 से 20 साल के बीच में थी। और इस टाइम पर एक ब्रेकअप होना, जिस तरीके से सान और तुम बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे, तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। वो स्कार तुम्हारे मन पर भी होगा। जहान का वो सब कुछ करना, ईबो ने तुरंत मार्था को तरफ देखते हुए कहा, जहान का ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ किया भी है ना, तो बस दर्द से भी प्यार करता हूँ। मैं जानका की हर चीज़ से प्यार करता हूँ, उनके दुख से, उनकी तकलीफ से, उनके दर्द से, हर चीज़ से, उस हद तक मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मार्था ने कहा। ईबो की बात सुनकर चैंग ने सिर्फ ईबो की तरफ एक फ्रस्ट्रेट लुक देकर देखा एंड वो बस अपना सर झटक कर आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ईबो की सारी बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त चैंग बिल्कुल भी ईबो पर गुस्सा नहीं करना चाहता, इसीलिए बेहतर है कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर चला जाए। वहीं दूसरी तरफ मार्था बस ईबो को घूर कर देख रही थी, उसकी आंखों में जैसे झांक रही हो। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी मार्था को सिर्फ एक लुक दे रहा था, जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रहा हो। जहान के और उसके प्यार के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी को ये हक नहीं है, किसी को भी नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो। हर चीज़ जहान और ईबो के बीच में है और उन्हें ही सिर्फ हक है उस चीज़ पर कुछ भी कहने का, लड़ने का, झगड़ने का, नाराज़ होने का। बाकी इसके अलावा ईबो ने हक किसी को भी नहीं दे रखा, किसी को भी नहीं कि कोई उनकी ज़िंदगी में आकर बोले, चैंग को भी नहीं। इसीलिए चैंग आज तक ईबो को सिर्फ समझा ही सकता है, वो उसके पीछे खड़ा हुआ है उसके फैसलों पर कुछ कहने के लिए, पर जहान के बीच में वो आज तक नहीं बोल पाया, कभी ईबो ने इतनी इजाज़त ही नहीं दी। मार्था ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, जहान के अतीत में तुमने कितना झाँका है, कितना पता है तुम्हें जहान के बारे में? इस बात पर ईबो सिर्फ मार्था को देखने लगता है। मार्था ने कहा, चलो इस सवाल को थोड़ा सा आसान करते हैं। आई मीन, क्या तुम्हें जहान के पेरेंट्स के बारे में पता है? मार्था के इस सवाल पर एक ईबो के माइंड में पुराना एक इंसिडेंट याद आ जाता है, जहाँ जब ईबो जहान के घर में विजिट करने के लिए गया था एंड देन उसने उस मेमोरी वॉल पर देखते हुए जहान से पूछा था उसके पेरेंट्स के बारे में, तब जहान ने कोई जवाब नहीं दिया था। इनफैक्ट तभी नहीं, आगे भी बहुत टाइम पर ऐसा मौका पड़ा था जब भी ईबो ने पेरेंट्स का जिक्र किया था, तो जहान अक्सर या तो बहुत उदास हो जाता था या बहुत डिस्टर्ब्ड, इसीलिए ईबो भी ज़्यादा पुश नहीं करता था। जहाँ तक ईबो को पता है, जहान की फैमिली के साथ कुछ इशू थे, बट क्या थे वो एक्जैक्टली इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो बस चुपचाप मार्था की तरफ देखने लगता है। मार्था ने कहा, जवाब नहीं है। जहान के सिबलिंग्स के बारे में कुछ जानते हो? ईबो के पास इसका भी जवाब नहीं था, इसलिए एक बार और उसकी पकड़ उसकी मुट्ठी पर टाइट हो जाती है। मार्था ने कहा, क्या जहान ने कभी तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया, अपने घर के बारे में कुछ बताया, कभी वो तुम्हें वहाँ लेकर गया या कोई भी इंसिडेंट उसने तुम्हारे साथ शेयर किया हो? जैसे जैसे मार्था सवाल पूछ रही थी, एक एक कर ईबो के गले में जैसे कांटे उभर रहे हों, जिससे कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती, सिर्फ तकलीफ ही बढ़ रही थी। ईबो सिर्फ मार्था की तरफ देखने लगता है अपने उस ब्लैंक फेस के साथ एंड बहुत सारे पेन भरी आंखों के साथ। हर सवाल उसे दर्द ही दे रहा था, पर वो बात अलग है कि अब उसके चेहरे पर जैसे वो दिखना बंद होता जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ चैंग को फील हो जाती है, इसलिए वो तुरंत ईबो के बगल में आकर खड़ा हो जाता है एंड उसने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, उसे नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता जहान के बारे में, उसका पास्ट क्या है, उसकी लाइफ में क्या था, वो कुछ नहीं जानता। तो अब क्या आप उसे सर्टिफिकेट देंगी एक बकवास बॉयफ्रेंड होने का, एक होपलेस लवर होने का, या एक ऐसे शख्स होने का जिसे अपने बॉयफ्रेंड की बेसिक चीज़ें तक नहीं पता है, जिससे उसका प्यार क्या कम हो जाएगा? हाँ, उसे नहीं पता कि जहान के माँ बाप कौन है, उसे नहीं पता कि जहान के कोई सिबलिंग्स हैं या नहीं, वो इसलिए क्योंकि जहान ने कभी बताया नहीं। उसने पूछने की भी कोशिश की, जहान वजह से इस सवाल को टालता रहा। और कहीं ना कहीं ये इंसान, ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना, अब चुपचाप होकर, ये इंसान समझ गया कि उसके बॉयफ्रेंड को शायद इससे तकलीफ हो रही है, इसलिए उसने उससे पुश नहीं किया। तो इसलिए वो नहीं जानता वो हर चीज़ जो जहान ने उससे छिपाई है। क्या आप इसमें भी उसकी गलती है, इसमें उसकी गलती है कि जहान ने उसे कुछ नहीं बताया और तब भी ये बेवकूफ़ इंसान उससे प्यार करता रहा? मुझे बताइए, इसकी ही गलती है? कहिए इससे, ताकि ये कुछ समझ सके एंड देन ही फिगर आउट कि असल में विक्टिम है कौन। ये कहते हुए चैंग ईबो को घूर रहा था। वही दूसरी तरफ मार्था ने ईबो की तरफ देखा एंड देन चैंग की तरफ देखते हुए कहा, आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन गलत है मिस्टर चैंग। मेरा इस सवाल को पूछने का कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं था कि यहाँ विक्टिम कौन है, क्योंकि असल मायने में जिस इंसान के बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में आपको इतनी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। हमें राइट? ये कहते हुए वो चैंग की तरफ देखने लगी, तो फिर चैंग ने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? मार्था ने कहा, तुम्हारा नाम ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है। इनफैक्ट तुम्हारे ही नहीं, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। ये कहते हुए वो ईबो को, देन सुजन को, देन चैंग को देखने लगी। उसके बाद उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सभी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम सुजन के बारे में भी जानते हो कि ये कौन है? ये कहते हुए उसने सुजन की तरफ इशारा किया। एक सुजन अपना सर झुका लिया था। ईबो ने सुजन की तरफ देखा एंड मार्था की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता एंड मुझे कुछ भी नहीं जानना, किसी से भी नहीं जानना। जब सान कहा चकेंगे
तब उन सारे सवालों का जवाब ले लूँगा, वो सवालों के जवाब भी जो मैंने उनसे अभी तक नहीं पूछे, और वो सारे सवालों के जवाब भी जो आप मुझसे पूछ रही हैं। पर तब तक के लिए मुझे कुछ नहीं जानना, समझ गई आप? मार्था ने कहा, तुम्हें जानना होगा कि यही एक रास्ता है जिससे तुम सान को बचा पाओगे, क्योंकि हम में से शायद उसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे। तो अगर तुम सान को सच में बचाना चाहते हो, जो मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो, तो तुम्हें सब कुछ जानना होगा। सान तुम्हें कभी नहीं बताएगा, कभी भी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड यू हैव टू नो कि सान किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, क्योंकि तब तुम उसकी तकलीफ को जानोगे, तभी तो तुम उसका इलाज कर पाओगे। ईबो ने कहा, क्या? मार्था ने कहा, एक तुम ही हो जो उसका इलाज कर सकते हो। उसके जख्म को खत्म तो नहीं कर सकते, पर भर सकते हो। बस अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या तुम सच में ये चाहते हो? क्योंकि इसके आगे तुम लौट नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद अपने करियर पर रिस्क लेकर ये सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, और इसका रिजल्ट मैं ये चाहती हूँ कि बस तुम सान की हेल्प करो। सो अगर तुम ये कर सकते हो। पर इससे पहले कि मार्था कुछ भी कहती, अचानक से ऑपरेशन थिएटर का गेट खुल जाता है, और जैसे ही वो गेट खुलता है एक फ्लिंच की आवाज़ होती है, और उस आवाज़ ने सबका ध्यान तरफ खींच लिया था, चैंग का, ईबो का, सुजन का, यहाँ तक कि मार्था का भी। एंड फिर क्या था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईबो उसी दिशा में दौड़ता है, वो दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, और उसके सामने खड़े थे 4 से 5 लोग, कुछ जूनियर डॉक्टर्स थे, एंड साथ में से ही हाउशवान और हुआन थे। वो तीनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, शायद केस को लेकर, और उनके बगल में खड़ा हुआ वही डॉक्टर था जिसने कुछ समय पहले सान को ऑपरेट किया था। ईबो सब कुछ देख रहा था। उसने सी की तरफ देखते हुए कहा, सी क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? चैंग ने भी वहाँ पर आकर जी से पूछते हुए कहा, जी सब कुछ ठीक है ना? हाँ जवाब दो, सब कुछ ठीक है? ये कहते हुए वो जी की तरफ देखने लगा, पर जी की आंखों में टेंशन साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया। हुआन ने अपने चेहरे से मास्क हटाया, एंड हाउशवान ने भी। पर इससे पहले किसी जवाब देती, हुआन ने उनके पीछे खड़े हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। उस डॉक्टर ने हुआन को नोट किया, एंड देन वो अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद उस जगह पर सिर्फ हुआन, हाउशवान, जी, ईबो, चैंग, सुजन एंड मार्था रह गए थे। ईबो ने फिर से सवाल को दोहराया, एंड देन इस बार थोड़ा तेज आवाज में पूछा, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? हाँ क्या सान का ठीक है? हाँ क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं अंदर जा सकता हूँ? ये कहते हुए ईबो उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जिसकी वो अंदर जा सके, पर तभी उसके सामने आकर हाउशवान खड़ा हो जाता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हे काम डाउन, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। हाउशवान को इस तरह से सामने आता हुआ देखकर ईबो ने लिटरली से घूर कर देखते हुए कहा, हुआ है आप लोग बाहर आ गए ना? इसका मतलब ऑपरेशन खत्म हो गया? हाँ और ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, तो सान का हमें तो मैं जा सकता हूँ ना? Why don't you allow me? मैंने उन्हें लगभग 7-8 घंटों से नहीं देखा, तो मुझे प्लीज जाने दो ना, प्लीज हाउशवान का प्लीज। ये कहते हुए वो बस प्लीड कर रहा था, एंड हाउशवान उसे एक हेल्पलेस लुक के साथ देख रहा था। उसकी आंखों में कंसर्न साफ था। उसके पीछे चैंग भी आकर खड़ा हो जाता है। उसने सॉफ्टली एंड जेंटली ईबो के कंधे पर हाथ रखा। ईबो एकदम से फ्लिंच कर उठता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी डेस्परेट आइज से चैंग की तरफ देखते हुए कहा, चैंग ये मुझे जाने नहीं दे रहे अंदर, चैंग प्लीज इनसे कहो ना मुझे सान का को देखना है। बहुत वक्त हो गया मैंने उन्हें नहीं देखा। चैंग आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू आस्क हिम। चैंग प्लीज इनसे बोलो ना प्लीज चैंग। ये कहते हुए वो चैंग से प्लीड करने लगा था कि चैंग इन लोगों को कन्विंस करे। चैंग ने ईबो की तरफ देखा, एंड देन हाउशवान, एंड देन जी की तरफ देखते हुए कहा, जी व्हाट्स द मैटर, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? जान ठीक तो है ना? हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जी ने फाइनली अपने फेस से मास्क हटाया, एंड देन उसने चैंग की तरफ आते हुए कहा, वी ऑल नो सहानिया किस कंडीशन में आया था। सान के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं जो हमें डॉक्टर मार्था ने प्रोवाइड करवाए हैं। इसके अलावा भी सान की एक मेडिकल हिस्ट्री रही है। वो एक क्वाइट सीवियर डिप्रेशन से डील कर रहा है, एंड उसके इंटरनली बॉडी पार्ट्स जो बहुत ज़्यादा ड्रग कंजम्पशन से ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। तो ईजी नहीं है, कुछ भी ईजी नहीं है। ये कहते हुए जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी बोलते वक्त। सब लोग देख सकते थे कि जी के फेस पर कितनी ज़्यादा टेंशन है। ये सब बोलते वक्त शी वॉज इन सो मच पेन, बट एज अ डॉक्टर उसे सब कुछ करना होगा, इसीलिए वो लीड कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ बांधी, एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ईबो। मैं एज अ डॉक्टर तुमसे कह रही हूँ, देयर सो मेनी डिफिकल्टीज, चांसेस बहुत। पर इससे पहले कि जी कुछ भी कहती, ईबो ने लिटरली चिल्लाते हुए कहा, डोंट जी डोंट, तुम ऐसा नहीं कह सकती, एटलीस्ट तुम तो ऐसा नहीं कह सकती। व्हाट चांसेस? तुमने मुझसे अभी प्रॉमिस किया था ना, अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सान को कुछ नहीं होने दोगी। देन व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू lose your hopes now? हाँ why are you saying all this? तुम ऐसा नहीं कह सकती जी, no you not। ये कहते हुए लिटरली ईबो जी के कंधों को झकझोर रहा था। उसे इस तरीके से करता हुआ देखकर चैंग ने ईबो को दूर करते हुए कहा, ईबो कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल मैन। यू नो ना सी भी किस कंडीशन में है, उसे प्रेशराइज करना बंद करो। वो ऑलरेडी सब कुछ नहीं झेल पा रही है,
समझो, सुनो जरा वो क्या कहना चाह रही है। इबो का ऐसी हालत देखकर जी की आंखों से ऑलरेडी आंसू निकल आए थे। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इससे पहले कि जी वापस कुछ कहती, एकाएक हुआन उनके आगे आ जाता है। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग मैन, काफी लंबे वक्त के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। हुआन की आवाज़ सुनकर एक इबो ने हुआन की तरफ देखा। एंड देन अब हुआन के पास जाता है। उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, हुआन का प्लीज बताइए ना, सब कुछ ठीक है ना, सार का ठीक हो जाएंगे ना। हुआन ने कहा, देखो इबो, वी आर डॉक्टर्स, हम लोग भगवान नहीं हैं। एंड जान ये बात खुद जानता है क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर रह चुका है। एंड उसे पता है उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ही इज वेल अवेयर एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता था। एंड लिटरली जिस तरीके से मैंने उसे देखा है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि उसने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है। बट फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मेजर सर्जरी होने वाली है एंड उस सर्जरी के लिए हमें, ये कहते हुए वन भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मनाया। एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पेपर्स पर साइन करने होंगे। इबो ने कहा, नो, मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। वन ने कहा, तुम्हें करने होंगे इबो, अगर तुम नहीं करोगे तो, ये कहते हुए सुजन की तरफ देखा। एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, सुजन यहाँ पर जान की लीगल गार्जियन है, तुम समझ रहे हो ना इस बात का क्या मतलब है। इबो ने कहा, व्हाट। वन ने कहा, वो लीगल गार्जियन है, उसके पास हर एक राइट है जान की कंडीशन को लेकर। एंड तुम्हें नहीं पता होगा बट अभी बहुत कुछ है जो जान ऑलरेडी प्लान कर चुका है। मार्था, क्या तुमने इबो को, मार्था ने आगे आते हुए कहा, अभी नहीं, पर मैं बहुत जल्दी से बताऊंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी, आई विल एक्सप्लेन हिम ईच एंड एवरीथिंग। इबो ने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग, आप लोग सब क्या बात कर रहे हो, आप लोग मुझे क्या बताना चाहते हो, हाँ कि क्या है ऐसा जो मुझे अभी नहीं पता है, प्लीज़ इस तरह की बातें करना बंद करो। वहाँ ने कहा, इबो लिसन केयरफुली, पहले शांत हो जाओ, इस तरीके से बिहेव करने से काम नहीं चलेगा, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। इबो ने कहा, नहीं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, आप में से कोई भी कुछ नहीं जानता, यू डोंट नो मैं कितने दर्द में जान का सिर्फ दूर रहकर, यू डोंट नो मैं किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। जान का अगर मुझसे दूर चले गए ना, आई विल डाई, डिड यू गेट दैट। वहाँ ने कहा, या आई गेट दैट, और जान बच जाए इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए तुम्हें भी प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भी हैं कि सर्जरी कंप्लीटली फेल हो जाए, जान को खो दे। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो लेकिन जान की हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़े वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो। इस चीज़ से शायद जान लाइफ टाइम डील करे। वो अपने किसी बॉडी पार्ट को भी खो सकता है, अपनी बॉडी की पूरी मैकेनिज्म को भी खो सकता है, हो सकता है वो पैरालाइज्ड भी हो जाए, समझ रहे हो, हाथों से या फिर पैरों से या फिर होल बॉडी भी पैरालाइज हो सकता है वो। एंड फर्स्ट ऑफ द केस ये होगा कि वो माइंड डेड भी हो सकता है। तो हर चीज़ की कंडीशन के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग। बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जान पूरी तरीके से ठीक रहे, आफ्टर सर्जरी के बाद कोई भी इफेक्ट ना पड़े उस पर। लेकिन उसका हार्ट, इट वॉज सो वीक वो, उसके हार्ट को सच में एक एनर्जी की ज़रूरत है। एंड सिर्फ मेडिकल ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, और इस पहले कि वहाँ कुछ भी कहता, इबो ने कहा, कुछ मत कहिए, कुछ नहीं होगा जान का, सर्जरी सक्सेसफुल होगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं होप लूज नहीं कर सकता, नथिंग विल हैपन, नथिंग। ये कहते हुए इबो भाई साइड बेंच पर बैठ जाता है क्योंकि अब उसके लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। वान के शब्द सिर्फ उसके कान में गूंज रहे थे, पैरालाइज, हार्ट फेलियर, ब्रेन डेड, और ये चीज़ सिर्फ इबो को डर लगा रही थी, बहुत सारा डर, इसलिए वो बस अपनी बेंच पर बैठकर कांप रहा था। उसकी ऐसी हालत को सब लोग महसूस कर सकते थे, सब लोग, जैंग भी, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने इबो के कंधे पर हाथ रखा एंड देन बहुत धीमी आवाज में कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इबो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी एट लास्ट इबो के सामने बैठ गया एंड उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, चैंप, जान तुम्हें चैंप बोलता है एंड इसका मतलब यह है कि तुम कभी नहीं हार सकती इबो, कभी नहीं, और तुम्हें यहाँ भी हिम्मत रखनी होगी क्योंकि तुम्हारी हिम्मत, जैसे मैं तुमसे कहा, जान के लिए काम करेगी। अभी हमारी सर्जरी होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के बाद जान की बॉडी आधी क्लीन हो चुकी होगी एंड देन उसके बाद हम लोग सर्जरी परफॉर्म करेंगे। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट अगर तुम जान से मिलना चाहो तो यू कैन गो। हाँ, उससे बात करो, उससे कहो जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ही आखिरी चांस हो, आखिरी चांस हो जान से पर इससे पहले किसी कुछ भी कहती है, वो अपना हाथ जी के हाथों से छुड़ा लेता है। जी की आंखों में जो आंसू थे वो बस उसकी गालों पर लुढ़क जाते हैं। वो बस सुबह कर इबो को देखने लगती है, वहीं दूसरी तरफ इबो एमलेस जी की तरफ देखने लगता है। वो कंप्लीटली शटर्ड हो गया था, ये सुनकर उसकी कंप्लीट बॉडी नम थी, फ्रोज थी। वो बस ऐसे ही एकटक सी को देख रहा था जैसे किसी यकीन ना आ रहा हो जो कुछ भी सी कह रही है। वहीं दूसरी तरफ सी बस अपना सर झुका लेती है क्योंकि वो जानती है कि वो इस वक्त किस स्टेज पर खड़ी हुई है। वो खुद एक डॉक्टर है एंड शी नोज वेरी वेल वो किस चीज़ से डील कर रही है एंड ये चीज़ होप देने के लिए नहीं है, वो अपना बेस्ट करेगी एंड उसे यकीन भी है कि जान को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन केस अगर फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है तो एटलीस्ट जो कुछ भी हो जाता है वो जान से कन्फेस कर दे वन लास्ट टाइम, ताकि आगे चलकर
री नहीं सोचना चाहती, उसने बस अपने दिमाग को बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ चैंग भी ये सुनकर कंप्लीट नम हो जाता है। वो भी सी के बगल में बैठ जाता है एंड वो सी को देखने लगता है जैसे सी से सवाल कर रहा हो क्या ये सब कुछ सच है। जी ने चैंग की तरफ देखा एंड बस उसे देखती रही। इसके बाद चैंग ने सी को जैसे अपनी बाहों में भर लिया क्योंकि सी कंप्लीटली टूटी हुई थी, ब्रोकन थी एंड वो बस चैंग के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। हर तरफ बहुत ज़्यादा खराब माहौल था, सब लोग सिर्फ रो रहे थे। सुजन भी रो रही थी कोने में खड़े होकर, वो बस नहीं समझ पा रही थी, कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर मार्ट था, वो सब कुछ बस देख रही थी, वो हुआन से बातें कर रही थी। वहीं हाउ शुआंग वो भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तो एक सुजन का फ़ोन बजने लगता है। वो जैसे एक पल जैसे चौंक गई थी, कांप गई थी फ़ोन की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो किसी और डिलेमा में थी। लेकिन एक उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, आंट मैरी का नाम शो हो रहा था। इसका मतलब फ़ोन घर से है। सुजन बस अपने आंसुओं को पोंछ कर और धीरे से अपनी आवाज़ को कम कर वो बस साइड कॉरिडोर में चली आती है जहाँ पर थोड़ी सी कम वॉल्यूम हो। देन उसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया एंड बहुत धीमी आवाज़ में कहा हेलो। पर सामने से एक चहकती हुई आवाज़ आती है, वो ईसा की थी। उसने चीखते हुए कहा सुजन आंटी, डैड कहाँ है? हाँ, घर पर कोई भी क्यों नहीं है? अंकल ईबो पे कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। आई वांट टू टॉक टू हिम। डैड कहाँ है सुजन आंटी? आपने कहा था डैड आ जाएंगे, पर डैड नहीं है, डैड नहीं है। ये तो ईसा चीखने लगा। आंट मैरी के पीछे से आवाज़ आ रही थी जो खुद ईसा को समझा रही थी कि जान आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ योसा की भी आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर एक सुजन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने अपने हाथों को अपने होठों पर रखा जैसे कि वो और ज़्यादा जोर से रो ना पाया ताकि ईसा उसकी आवाज़ न सुन ले। वहीं दूसरी तरफ ईसा लगातार वही सवाल पूछा जा रहा था कि उसके डैड कब आएंगे, अंकल क्रूगर कहाँ है, उसे ईबो से बात करनी है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। ईसा की आवाज़ में भी वो डेस्परेशन साफ नजर आ रही थी और देते कर उसकी आवाज़ धीमी होती गई जैसे बिल्कुल रूहानी सी हो गई हो। जब सुजन ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईसा ने लगभग अपनी रूहानी आवाज़ कर कहा हाँ सुजन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ डैड कहाँ है? आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। हाँ सुजन प्लीज आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। आई हैव अ बैड ड्रीम, आई हैव सो मच बैड ड्रीम एंड आई एम स्कैर्ड सुजन आंटी। ये तो वे वो सबकने लगा। एक सुजन जैसे अपने होश में बाहर आती है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा ईसा बेबी काम डाउन, डैड बहुत चल रहा है, डैड बहुत चल रहा है बेबी। पर ईसा ने कहा नो डैड नहीं आए, आपने प्रॉमिस किया था डैड 2 दिन बाद आ जाएंगे, बट ही नेवर कम। सुजन मुझे कुछ बस डैड चाहिए। अंकल ईबो ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, अब वो भी मेरा फोन पिक नहीं कर रहे। आई जस्ट वांट टू टॉक टू हिम, प्लीज आंट सुजन, आई जस्ट वांट टू टॉक टू हिम, प्लीज मेरी बात करवाइए ना। मुझे अंकल ईबो से बात करनी है, मुझे डैड से बात करनी है। आंट सुजन प्लीज डू समथिंग, प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, अदरवाइज I will lock myself in my room. I will lock myself, Susan aunty. I will lock. I will never open it. I never. इधर हुए ईसा रोने लगा और जैसे ही सुजन ने सुना वो डर गई। इसने ईसा की तरफ लगभग चीखते हुए कहा ईसा नो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। डिड यू लिसन मी? हाँ ईसा ये कहते हुए सुजन चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाती हुई आवाज़ वहाँ पर उस कॉरिडोर में सबको आ गई थी, जी को, ईबो को और वही दूसरी तरफ खड़े हुए वहान और कहीं ना कहीं मार्ता को भी। सब लोग उस दिशा में देखने लगे। वही दूसरी तरफ सुजन सिर्फ ईसा को आवाज़ लगा रही थी, वही आंट मैरी भी ईसा को आवाज़ लगा रही थी। तभी पीछे से ईबो ने खड़े होते हुए कहा सुजन क्या हुआ है? हाँ ये कहते हुए वो भी दौड़ कर रहा था क्योंकि ईसा का नाम वहाँ पर इंडिकेट हो गया था। सुजन ने ईबो की तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ईबो ने कहा क्या हुआ है? हाँ मुझे बताओ। ये कहते हुए फोन उसके हाथों में से छीनता है। सुजन ने कहा ईसा खुद को बंद करने की धमकी दे रहा है। ईबो वो डरा हुआ है। ये कहते वो हाथ दो शब्दों में फड़फड़ा रही थी। दूसरी तरफ ईबो को ईसा की और आंट मैरी की आवाज़ फोन से आ रही थी। उसने ईसा का नाम पुकारा ईसा। वही दूसरी तरफ ईसा एकदम से ईबो की आवाज़ सुनता है। वो आंट मैरी से बात करना बंद करता है। देन धीमी आवाज़ में कहता अंकल क्रूगर। ईबो महसूस कर सकता था कि ईसा की आवाज़ में एक डर है। ईबो ने कहा ईसा बेबी। ईसा ने कहा अंकल डैड। ईबो ने कहा डैड आएंगे। हाँ डैड आएंगे। ईसा ने कहा नो, आपने पहले भी प्रॉमिस किया था बट डैड नहीं आए। डैड आपने प्रॉमिस किया था डैड आएंगे बट वो नहीं आए। डैड नहीं आए। वो तो ईसा ईबो को गलती से ही अपनी बातों में डैड बोला गया था और ये सुनते के साथ ही ईबो जैसे पकड़ उसके मोबाइल में और ज़्यादा टाइट हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आते हैं, उसकी आवाज़ में भी भारीपन आ जाता है। लेकिन अभी उसे ईसा को संभालना होगा। अभी ईसा को उसकी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा उस बच्चे को उसकी ज़रूरत है। इसीलिए ईबो ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा चैम्प। जैसे ही ईबो ने चैम्प कहा ईसा सुबह चुप हो जाता है। ईबो ने कहा मैं डैड को लेकर घर आ रहा हूँ। ओके मैं डैड को लेकर घर आऊँगा, पर तब तक के लिए ईसा को बिहेव करना होगा। तुम स्ट्रॉन्ग बेबी हो, तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग बेबी हो। डैड ने क्या कहा था तुमसे कि तुम स्ट्रॉन्ग हो एंड तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। डैड को मैं लेके आऊँगा। ईसा ने कहा सच्ची प्रॉमिस आप लेकर आएंगे? आप कब आएंगे? हाँ अंकल आप कब आएंगे? ईबो ने कहा बहुत जल्द मैं आऊँगा, पर तब तक के लिए तुम्हें इस योजा का ख्याल रखना है। आंट मैरी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, एक बहुत गुड चाइल्ड बनकर रहना है। एंड उसके बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, बहुत अच्छा सरप्राइज। तुम्हें सरप्राइज चाहिए? ईसा ने सिर्फ अपनी रूहानी आवाज़ में कहा नो आई डोंट वांट एनी सरप्राइज, आई जस्ट ओनली वांट यू। आई वांट यू अंकल, आई वांट यू एंड डैड।
I'm scared. मैंने ड्रीम देखा, मैंने डैड को देखा अंकल, मैंने डैड को देखा। वो इट वॉज अ डर्टी ड्रीम, सो डर्टी। डैड को मॉन्स्टर ले जा रहे थे, मॉन्स्टर। डैड अंकल डैड, डैड को कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा, डैड मेरे पास है, मेरे साथ है और मैं बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊँगा, ओके? पर्स के लिए ईसा ने कहा वो आपके पास है, आपके साथ है, मेरी बात करवाओ ना। ने कहा हाँ वो मेरे साथ हैं, वो ईसा के लिए एक सरप्राइज खरीद रहे हैं ना, आई मीन सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। एंड उसके लिए डैड ने कहा है कि ईसा को कोई कुछ भी ना बताए, तो प्लीज़ ईसा कोऑपरेट करो। एंड डैड को मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि डैड के पास एक सरप्राइज है, बिकॉज वो फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे ना। तो प्लीज़ चैम्प बस थोड़ी देर के लिए और वेट करो, थोड़ी देर के लिए। क्या तुम ये करोगे? क्या तुम डैड के लिए सब कुछ करोगे? ईसा ने कहा मैं डैड के लिए सब कुछ करूँगा, सब कुछ, बट प्लीज़ प्लीज़ उनको बोलिएगा ईसा मिस हिम so much and he loves him a lot, he loves him so much अंकल, प्लीज़ उनको बोलिएगा, ओके? ईसा वेट कर रहा है, ईसा डैड का वेट कर रहा है, एंड आपका भी। प्लीज़ कम बैक सून, ओके? प्लीज़ कम बैक सून। वो की आंखों से आंसू निकल आए थे, वो पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया ईसा की ऐसी बात सुनकर। लेकिन फिर भी उसने अपनी दिल को मनाते हुए, बहुत महसूसते हुए कहा ओके आई विल कम सून स्वीटहार्ट, आई विल कम, जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट वेट। ये कहते के साथ ही उसने बस फोन काट दिया था एंड एकदम से बिखर कर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अब उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। बस बिखर कर रोने लगता है एंड उसके अगल बगल खड़े हुए सब लोग भी बस रो रहे थे, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था। अब लगभग 1 घंटे के बाद इबो ने कम्प्लीटली वो मेडिकल सूट पहन लिया था, उसके फेस पर मास्क था, हाथों में ग्लव्स थे एंड फेस के ऊपर भी एक और विंडशील्ड मास्क लगाया जा रहा था। जी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा जितना हो सके अपनी वॉइस डिम रखना, ओके? आंसू बाहर नहीं बहने चाहिए, मास्क बिल्कुल मत हटाना, अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, स्थान को कम्प्लीटली कवर कर रखा है जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, आई होप। ठीक है, तो इसी बस बड़बड़ा रही थी, वो बस इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वो दूसरी तरफ इबो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस बिल्कुल पत्थर की तरह वहाँ खड़ा हुआ था एंड उसे बस सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे के उस पार सान था, जहाँ पर इबो को जाना था। सान पूरी तरह से मशीनों से कवर था, न जाने कितने ही सारे मीटर्स उसके साइड में लगे हुए थे जो बता रहे थे कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल है इस वक्त उसकी सिचुएशन। वहीं दूसरी तरफ सी ने एट लास्ट फाइनली नॉट टाई करते हुए इबो की तरफ देखते हुए कहा अब तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एंड पर इससे पहले कि जी आगे कुछ एक और शब्द कह पाती, इबो बस जी को पीछे छोड़ता हुआ दरवाजे के ऊपर अपना हाथ रखता है एंड देन वो बस आगे बढ़ जाता है एंड जी वहीं बस ऐसी डम्फाउंडेड खड़ी रह जाती है। पर तब तक जब तक कि उसे आवाज़ नहीं आती दरवाज़ा खोलने की, जी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा अरे रुको मुझे तो बताना। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती चैंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा एंड जी ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा उसे मुझे बताना था कि वो शांत साथ इस बात नहीं कर सकता। आई मीन चैंग ने कहा जी काम डाउन, ओके? वो हैंडल कर लेगा। सी ने कहा पर चैंग ने कहा वो हैंडल कर लेगा। ये कहते हुए सी की आंखों में देखने लगा, चैंग की आंखों में कुछ था जिसने सी को रोक दिया एंड वो बस चैंग की तरफ देखकर कहने लगी हाँ वो हैंडल कर लेगा, उसे हैंडल करना होगा। लेकिन फिर खुद ही चैंग की तरफ पूछ कर कहने लगी वो हैंडल कर लेगा ना चैंग? हाँ। चैंग ने बस सी को गले लगा लिया, वो खुद भी महसूस कर सकता था कि सी कितना ज़्यादा कांप रही है एंड दोनों बस अपनी आंसू भरी निगाहों से उस कांच के शीशे की तरफ देखने लगे जिसके अंदर इबो गया था। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर का माहौल हद से ज़्यादा ठंडा था, टेम्परेचर ऐसा लग रहा था जैसे कि माइनस में पहुंच गया हो। अंदर बहुत सारी मशीनों की आवाज़ थी जो सिर्फ आवाज़ें कर रही थी, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था एंड उससे ज़्यादा सन्नाटा इबो के अंदर पसर रहा था, जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहा था। वो सच में इस वक्त एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था एंड वो लाश बस चले जा रही थी बिना किसी गेम के। उसकी निगाहें सिर्फ सान के ऊपर थी, जिसमें से सान का चेहरा बमुश्किल ही नजर आ रहा था क्योंकि पूरा चेहरा ऑक्सीजन मास्क से कवर था एंड रही सही कसर उन बड़ी बड़ी ट्यूब्स ने पूरी करती थी जो सान से होकर इधर से उधर जा रही थी। वो बस वहीं आकर रुक जाता है एंड वो बस सान की तरफ देखने लगता है। सान उस बेड पर सच में बहुत वीक लग रहा था। एक पल के लिए तो इबो पहचान नहीं पाता कि ये वही सान है जिसको हमेशा से इबो ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा है, बिल्कुल किसी वॉल की तरह। पर आज वही सान है जिसे वो पहचान तक नहीं पा रहा है। एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया है। कल तक तो सान उसकी बाहों में था ना, उसकी तरफ देख रहा था, उसे बातें कर रहा था, पर आज अचानक से इबो के दिमाग में वही वाला सीन फ्लैश हो जाता है जब सान ने बहुत सारा ब्लड वॉमिट किया था और वो सीन आते के साथ ही इबो जैसे बस कांप जाता है। उसे रियलिटी एंड उस पूरी सिचुएशन के अंदर फर्क करना था। रियलिटी ये थी जो उसके सामने थी। वो बस जैसे कर वहीं स्टूल पर बैठता है एंड वो बस सान को एक टक देखते रहता है। धीरे धीरे घड़ी की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी जो उसे बता रही थी कि वक्त गुजर रहा है एंड उसके पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद उसे यहाँ से जाना है। उसने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो सान को छूना चाह रहा था पर डर लग रहा था उसे, जैसे कि अगर उसने सान को छुआ कि सान को कुछ हो गया तो। इसीलिए वो अपना हाथ वापस पीछे खींच लेता है एंड देन सान की तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहता है सान का। कहते हुए सान को पुकारने लगा। उसने कई बार आवाज़ लगाई पर अफसोस सामने से आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जवाब देने वाला शख्स तो ऑलरेडी बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है जिसमें से शायद वो निकलने में बहुत लंबा वक्त लेगा। इसीलिए इबो का दिल बस टूट गया एंड ना चाहते हुए भी उसने अपना हाथ बस जिस तरह से कर कांपते हुए सान के हाथ पर रख दिया एंड उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा आप यहाँ क्यों हैं सान का?
आप यहाँ क्यों हैं? I'm waiting for you. मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ एंड आप यहाँ हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। ईसा डरा हुआ है। मुझे डर लग रहा है जान का। सब लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज जल्दी वापस आ जाइए ना जान का, प्लीज आ जाइए। डैड भी नहीं है मेरे पास कोई भी नहीं। मैं किससे कहूँ जान का, मैं किससे कहूँ? हमेशा मैं आपसे कहता था पर हर्ष तो आप। मैं क्या करूँ जान का, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो वो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसका कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बस एक टक इंसान को देख रहा था। उस इंसान के साथ देखते हुए कहा, आपने क्या किया? हाँ, ये सब कुछ क्यों किया आपने? आप जानते थे ना इस पूरी दुनिया में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बिना किसी कंडीशन के। क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये सब कुछ करने से पहले क्या आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, ईसा का ख्याल नहीं आया? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ जान का, बहुत ज़्यादा। आई रियली वांट टू पनिश यू बट नाउ आई जस्ट वांट टू हग यू। मैं बस आपकी बाहों में छुपना चाहता हूँ जान का। I just want to find myself in the embrace of my love. So please come back and hug me Sanka. Just please hide me because ये सारा पेन मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा। प्लीज वापस आ जाइए Sanka, प्लीज। I'm incomplete. आपके बगैर मैं मर जाऊंगा Sanka, मैं मर जाऊंगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? प्लीज वापस आ जाइए। ये सब बहुत डरा हुआ है, हम दोनों को मिलकर उसे पालना है। मैं अकेले उसको नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्चों को स्टोरीज कैसे सुनाते हैं, उन्हें हैंडल कैसे करते हैं, उनके साथ खेलते कैसे हैं। आप जानते हैं ना, जब मैं और ईसा मिल जाते हैं तो हम कितना ज़्यादा आतंक मचा देते हैं ना। हम पूरा घर सर पर उठा लेते हैं जान का। आपके बगैर हमें कौन संभालेगा? मैं सब कुछ खराब कर दूंगा जान का, सब कुछ। हाँ, आके प्लीज़ मुझे संभाल लीजिए, ईसा को संभाल लीजिए प्लीज़ जान का। आई जस्ट वॉन्ट यू, प्लीज़ जान का, प्लीज़। ये कहते हुए उसी वो जान के हाथ पर हाथ रखकर रोने लगता है। बहुत ज़ोर से रो रहा था, इतनी ज़ोर से कि इस पूरे रूम के अंदर सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसका सबकना सुनाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ चैंग, सीही, हाओशुआन, मार्था, वान, सुसन सबको बस गेट से खड़े होकर देख रहे थे। ये सारा सीन सबके लिए बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाला था। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी भी हाओशुआन ने कहा, अब समय हो गया है, आई थिंक हमें से बाहर बुला लेना चाहिए। सीही ने कहा, कुछ देर और रुक जाओ, शायद उसका आखिरी। हाओशुआन ने कहा, जी ऐसा मत कहो, ये आखिरी नहीं होगा, हम जान को ठीक कर देंगे, बट आप हमें से बुलाना होगा, वक्त ज़्यादा नहीं है। ये कहते वो जी की तरफ देखने लगा। सी ने कहा, सिर्फ 5 मिनट और रुक जाओ, देन मैं उसे ले आऊँगी बाहर, मुझे बाहर जस्ट 5 मिनट्स मोर। हाओशुआन ने कहा, ओके मैं सब कुछ तैयार करता हूँ, देन 5 मिनट के बाद उसे बाहर निकाल देना। जी ने कहा, ओके। ये कहते हुए बस नोट कर सामने की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्था ने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। हुआन ने कहा, ये करना अभी ज़रूरी है, सब कुछ बहुत हो जाएगा उसके लिए। मार्था ने कहा, अभी ये ज़रूरी है, अभी ही वक्त है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करा और इन फ्यूचर अगर कुछ हो गया तो। हुआन ने कहा, क्या कहना चाहती हो तुम? मार्था ने कहा, जान का लास्ट सेशन जब मैंने लिया था तो उसके शक मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जान ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। ईबो से चुप कर, तुम समझ रहे हो ना, सुसन को उसे अपना हार्ट देना था एंड इस टाइम पर तुम उसकी हार्ट सर्जरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जान ने जानबूझकर सब कुछ किया है जिससे। हुआन ने कहा, आर यू सीरियस? सुसन ने कहा, आई एम डैम सीरियस। तो इसीलिए इस वक्त वो सब कुछ देखना जानना सब कुछ बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे पता लग सके एंड देन सुसन को पता लग सके। मैं सब कुछ उन लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हुआन ने कहा, पर इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर उसे पता लग भी गया तो। मार्था ने कहा, उसका बेनिफिट ये होगा कि सुसन स्टेप बैक कर लेगी। अगर वो स्टेप बैक कर लेगी तो जान का हार्ट। ये कहते हुए वो बस हुआन की तरफ देख लगी। हुआन ने कहा, बट जान की मेडिकल कंडीशन जहाँ उसने अप्लाई किया होगा वहाँ के लोग तो। मार्था ने कहा, इस चीज़ का ख्याल तुम रखो, तुम्हें बस जान को किसी भी हद तक ठीक करना है, किसी भी हद में तुम्हें से ठीक करना है, तुम समझ रहे हो ना? हुआन ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मार्था ने कहा, मुझे तुम पर बिलीव है। इसके बाद वो बस उसे देखती है एंड देन अपने उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर उसने सब कुछ तैयार कर रखा था। और दूसरी तरफ फाइनली एट लास्ट जैसे से कर अंदर कमरे में आती है एंड देन उसे ईबो की तरफ देखते हुए धीमे से आवाज़ लगाकर कहा, ईबो। पर ईबो अभी भी सुबक रहा था एंड वो बस जान को एक टक निहार रहा था बिना कुछ कहे। उसे इस तरीके से देख कर जी थोड़ा सा डर जाती है, फिर भी वो पूरी हिम्मत कर ईबो के पास आती है एंड देन उसने जेंटली ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईबो ने जैसे फ्रेंच किया एंड देन उसने जी की तरफ देखा एंड देन फिर कहा, तुम यहाँ कब आई? जी ने कहा, बस अभी, अब हमें चलना होगा ईबो, वक्त हो गया है। ईबो ने कहा, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। सी जान का अकेले हैं ना, वो अकेले हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं उनसे बैठ के बात करूँगा। जी ने कहा, ईबो बचपना मत करो, जान को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेडिकल फैसिलिटीज़ की है। हाँ, उसके बाद जान बिल्कुल ठीक हो जाएगा एंड देन तुम उससे। ईबो ने कहा, पर तुमने तो कहा था ना जान का। जी ने कहा, जान को कुछ नहीं होगा, ओके, जान को कुछ नहीं होगा,
जैसे हम प्रे करेंगे बाहर खड़े होके एंड सब कुछ जल्दी निपट जाएगा, कम कम मेरे साथ आओ। ये कहते हुए उसने इबो का हाथ पकड़ा, देन उसे उठा लिया। इबो ने वन लास्ट टाइम जहान की तरफ देखा एंड देन जेंटली एंड सॉफ्टली उसके माथे पर किस किया एंड देन उसके कान पर जेंटली किस करते हुए उसने उसके कान में बड़बड़ाते हुए कहा, आपको वापस आना होगा जहान का, आपको वापस आना होगा। अगर आपको कुछ भी हुआ ना तो आई स्वेयर टू माई गॉड कि मैं आपको हेवन में भी फॉलो करूँगा, मैं आपको वहाँ भी फॉलो करूँगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एंड यू नो ना कि मैं अपने प्रॉमिस को कितना अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ सान का, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, और उन सब चीज़ों के लिए जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप सब जानते हैं मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सो जस्ट कम बैक। ये कहते के साथ ही फाइनली वो सान से दूर होता है एंड उसे देखकर वन लास्ट लुक देकर फाइनली अपनी पीठ मोड़ लेता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था लेकिन उसे पार जाना होगा एंड जैसे जैसे कर सी और वो फाइनली बाहर आ जाते हैं। इबो ने सी की तरफ देखा एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना सी। सी ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस भगवान से प्रे करो एंड ये ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा तो तुम। इबो ने कहा मैं यहीं बैठ कर इंतजार करूंगा यहीं पर। ये कहते हुए वो बस बैठ नहीं पाता, भी मार्था ने कहा अभी हमें कहीं चलना होगा। इबो क्या रुक जाता है, उसने मार्था की तरफ देखा जैसे कि वो पूछ रहा हो क्या आपने कुछ कहा। मार्था ने कहा मेरे साथ चलो, वक्त ज़्यादा नहीं है एंड तुम्हें। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देख लगी। इबो ने कहा अब किस चीज़ का वक्त नहीं है, अब आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी कुछ नहीं जानना, मुझे कोई सवालों के जवाब नहीं देने, जस्ट प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन। ये कहते हुए वो बैठने ही वाला था, तभी मार्था ने कहा कि तुम्हें जहान के भी कोई सवाल के जवाब नहीं चाहिए कि वो उसने ऐसा क्यों किया। इबो ने कहा क्या। मार्था ने कहा तुम्हें जवाब नहीं चाहिए कि जहान यहाँ तक कैसे पहुँचा, आखिर ये सारी हालत की वजह क्या है, जहान ने स्टेप क्यों उठाया, उसने क्यों सुसाइड करने की कोशिश की। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जहान को क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, और उसके सब दुखों के पीछे कौन इंसान है। जैसे ही ये एक मार्था ने कहा इबो की आंखें नर हो जाती है। उसने कहा क्या मतलब है आपका। मार्था ने कहा वही मतलब जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, किसी एक इंसान ने जहान को यहाँ पहुँचाया है, क्या तुम उस इंसान के बारे में जानना नहीं चाहते। आई थिंक तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि जहान ये डिजर्व नहीं करता, वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता एंड यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो जस्ट प्लीज कम विद मी, आई रिक्वेस्ट यू। ये बस मार्था की तरफ देखने लगता है, वहीं दूसरी तरफ मार्था की आंखों में वो प्लीट थी। मार्था ने कहा चलो मेरे साथ, सब कुछ तैयार है, जैंग प्लीज इबो को लेकर आओ मेरे साथ। जैंग ने कहा मैं। मार्था ने कहा यस तुम भी, एंड सुजन प्लीज तुम्हें मेरे साथ आओ। जी ने कहा मुझे ऑपरेशन के लिए। मार्था ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो एंड तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। वान से मेरी बात हो गई है, वान एंड हाउसवान ऑपरेशन को लीड करेंगे एंड वान ने मुझसे कहा है कि तुम। जी ने कहा नो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। तभी वान ने पीछे से आते हुए कहा जी इस वक्त तुम स्टेबल नहीं हो, मैं और हाउसवान पूरे केस को हैंडल करेंगे एंड डॉक्टर जेम्स को भी मैंने बुलाया है, तो तुम मार्था जो तुमसे कह रही है तुम वो करो। जी ने कहा नो वान सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे जहान के पास। वान ने कहा जहान के पास सबको जाना है एंड जहान का हम ख्याल रखेंगे, तुम बस जहान के लिए जाओ, इबो के साथ जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम समझ रही हो ना। जी ने इबो की तरफ देखा, वही दूसरी तरफ इबो बस ब्लैंकली सबकी तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग सब कुछ जानते हैं सिवाय उसके, वही एक बेवकूफ़ है जिस के बारे में कुछ नहीं पता। और ऐसा क्या है और कौन है वो शख्स जिसका जिक्र मार्था कर रही है, ये चीज़ इबो के दिमाग में जैसे घंटी की तरह गूंज रही थी। वो बस सबकी तरफ ऐसे ही देखने लगा। तभी जी ने इबो की तरफ देखा एंड वान की तरफ देखा एंड देन फाइनली उसने मार्था की तरफ देखते हुए कहा ओके। मार्था ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा एंड असिस्टेंट ने कहा यस मैम सब कुछ तैयार है। उसके बाद मार्था ने इबो की तरफ देखते हुए कहा जस्ट प्लीज कम विद मी ओके। लेकिन तो वो आगे की तरफ लीड करने लगे, वहीं दूसरी तरफ इबो का कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी जी ने उसके हाथों के साथ अपने हाथों को इंटरवाइन किया एंड देन उसे आगे की तरफ लीड करते हुए कहा मेरे साथ चलो। इबो ने कहा पर जहान का। जी ने कहा जहान को कुछ नहीं होगा, वान का एंड हाउसवान उसका ख्याल रखेगा, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि अब शायद वक्त आ गया है, बहुत हो गया टालना एंड बहुत हो गया जहान के ऊपर छोड़ना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी भी बताएगा एंड यही वक्त है, कम विद मी। क्या था उसने इबो के साथ बस अपने हाथों को इंटरवाइन किया एंड देन वो उसे आगे तरफ लीड करने लगी। मार्था आगे चल रही थी एंड कुछ ही समय में फाइनली इबो उस जगह से आगे बढ़ता है। वो जाना तो नहीं चाहता था पर उसके कदम ऑटोमेटिकली से बढ़ गए थे आगे। लगभग 10 मिनट के बाद वो लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे, सब कुछ सेटअप था, वहाँ कुछ चेयर्स रखी हुई थी, बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन थी जहाँ पर जहान का फोटो था। इबो एकदम से ऐसे फ्लिंच कर उठता है जहान का इतना बड़ा फोटोग्राफ उस स्क्रीन पर देखकर। उसने बस एकटक उस फोटोग्राफ की तरफ देखा। मार्था ने इबो की तरफ देखते हुए कहा प्लीज़ वहाँ बैठ जाओ एंड देन उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा एंड देन इशारा किया हो। असिस्टेंट ने सिर्फ नोट किया एंड देन उसके बाद पीछे जो फिल्म थी जिसमें चलने लग जाती है। मार्था ने इबो की तरफ देखते हुए कहा हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इबो ने कहा ये सब क्या तमाशा चल रहा है। हाँ आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जानका को मेरी ज़रूरत है। हाँ आप लोग ये सब क्या है, जानका की फ़ोटो आप क्या करना चाहती हैं। हाँ इबो की आवाज़ के अंदर वो टेंशन साफ नजर आ रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। मार्था ने कहा यंग मैन मैं तुमसे कहा है ना तुम्हें भी बहुत कुछ जानना है एंड अपने इमोशंस पर जरा कंट्रोल रखो, चिल्लाना बंद करो, वहाँ बैठ जाओ एंड जस्ट आई हैव टू स्टार्ट। बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना है तो जस्ट प्लीज सिट डाउन देयर। ठीक है वो इबो पर थोड़ा तेज चिल्लाती है। इबो बस इसे घूर कर देखने लगता है। जंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा कम ऑन बैठ भी जाओ, सीन क्रिएट मत करो। एंड वैसे भी इसके अलावा हम और कर भी कह सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे भी जानना है कि जहान ने ऐसा आखिर क्यों किया।
और जब मौका मिल रहा है सब कुछ जानने का तो जान लो ना, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? कम ऑन सिट हियर। ठीक है, तो वो चैन खींच कर इबो को वहीं बिठा लेता है एंड देन उसके बाद मार्था इबो की तरफ देखती है एंड देन सबकी तरफ देखते हुए कहती है ये एक बहुत सीरियस केस है। मैं जानती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ब्रेक कर रही हूँ और वो है पेशेंट एंड डॉक्टर की कॉन्फिडेंशियलिटी का, बट जान के लिए तुम्हें ये देखना होगा इबो। ये कहते हुए उसने अपनी एक हाथ में रखे हुए रिमोट पर पिन किया एंड जैसे ही उसने पिन किया पीछे स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चलने लगती है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ देर के बाद वो वीडियो धीरे धीरे से आगे बढ़ती है। इबो की आंखें और ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो शांत था, एक चेयर पर बैठा हुआ जैसे कहीं बस निहार रहा था, पर वीडियो में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जान बहुत देर तक वहाँ ऐसे ही बैठा रहता है एंड वो बस देखता रहता है। उसकी पूरी बॉडी जैसे थम गई थी, कहाँ गई थी, वो बस जान को एक टक देख रहा था। तभी मार्था की आवाज़ आती है। मार्था ने कहा जान के और मेरे टोटल 48 सेशंस हुए हैं एंड 48 सेशंस की 48 वीडियोज़ हैं। वो सारी वीडियोस मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकती, बट कुछ मेजर चंक्स मैंने इकट्ठा किया है जो तुम्हें ब्रीफ देने के लिए काफ़ी है। बहुत मुश्किल है जान को समझना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेजेंटेशन तुम्हें देखना। पर पहले ये देखो, ये तो मार्था ने अपने हाथ में रखे हुए रिमोट को दबाया एंड पीछे एक वीडियो चलने लगती है क्योंकि आंखें नैरो हो जाती हैं क्योंकि हर तरफ से उसकी फोटोग्राफ नजर आ रहे थे। मार्था ने कहा ये छोटा सा ग्लिम्प है, तुम जानते हो ये सब कुछ क्या है? इबो ने मार्था की तरफ देखा एंड देन वो देखता ही रहता है। मार्था ने कहा नहीं जानते, जान ने तुम्हें छोड़ा था, इस बात को शायद लंबा वक्त हो गया, पर जान ने असल में तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, तुम बस उसके साथ चलते थे हर परछाई की तरह। जान ने तुम्हें लिटरली फॉलो किया है हर जगह जहाँ वो तुम्हें फॉलो कर सकता था, एक एक फोटोग्राफ को, एक एक हेडलाइन को, हर एक लाइन को जो तुम्हारे बारे में लिखी थी, जान ने सब कुछ फॉलो किया है एंड जान उसमें जी रहा था। सही शब्दों में कहूँ तो जान ने जैसे अपनी एक दुनिया बना ली है जिस दुनिया के अंदर तुम हो, सिर्फ तुम हो। इबो समझ रहे हो तुम? इबो को मार्था के साथ समझ नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ उसे देख रहा था। मार्था ने कहा और भी बहुत कुछ है जो तुम समझोगे, बस मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, यहीं से मैं शुरू करना चाहती थी। एंड इसके बाद ये कहते हुए मार्था ने फिर से अपना रिमोट दबाया, आगे से स्क्रीन चेंज हो जाती है। अब पीछे जान का फोटो आ गया था। मार्था ने फिर से सामने की तरफ देखा एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा अब यहाँ से जान की जिंदगी शुरू होगी, जानती हूँ बहुत मुश्किल हो तुम्हारे लिए भी। एंड कहते हुए उसने गहरी सांस ली एंड सी की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि दर्द फिर से उभरेगा, लेकिन तुम लोगों को पेशेंस से काम लेना होगा। Did you get my point? ये कहते उसने पूरे रूम की तरफ देखा जहाँ सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस था। देन उसके बाद मार्था ने कहा ये सब कुछ तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकती है एंड तुम जितने ज़्यादा भी टूटे हुए हो ना उससे ज़्यादा भी तोड़ सकती है एंड बहुत से लोगों को ये डाउट भी क्लियर कर सकती है कि असल में विक्टिम कौन है, बहुत गुस्सा भी दिला सकती है। तो जस्ट प्लीज़ बी पेशेंट होकर इन सब चीज़ों को देखना, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है एंड उससे भी ज़्यादा समझना ज़रूरी है। जान के दुख दर्द को जीना ज़रूरी है। इबो मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, जस्ट ये समझना कि तुम जान के साथ वो सब कुछ जी रहे हो, उसके साथ जैसे उसकी उस पूरी जर्नी में उसके साथ चल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? इबो ने ऐसे मार्था की तरफ देखा और जैसे कि उससे पूछ रहा हो ये सब कुछ क्या है, क्योंकि इबो के गले से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी। मार्था ने कहा तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, सारे जवाब। मैं वीडियो चला रही हूँ एंड इसके आगे तुम जान की आवाज़ सुनोगे या उसका कन्फेशन सुनोगे, ओके? ठीक है, तो उसने इबो की तरफ देखा एंड इबो ने बस सिर्फ एब्सेंट माइंडेडली बस नोट किया। मैं तो सिर्फ सी की हालत भी खराब हो रही थी, उसका पूरा जिस्म भी ठंडा पड़ रहा था। वो भी एक बार फिर से वो सब दर्द जिएगी, देखेगी अपनी आंखों के सामने, जो देखना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जान के सेशंस में वो भी शामिल हो चुकी है। जब हुआन के साथ जान के सेशंस हुए थे वो सेशंस भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थे एंड यहाँ क्या हाल होगा सी सोच भी नहीं सकती। तभी तो उस तरफ मार्था अब उस बोर्ड से अलग हो जाती है एंड वहीं साइड में चेयर पर जाकर बैठ जाती है। एंड उसके बाद उसने अपने हाथ में रखे हुए रिमोट से वापस एक बार फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया था एंड अब जान की आवाज़ उस पूरे रूम में गूंज रही थी। ये वही कन्फेशन है जहाँ लास्ट टाइम जान ने सब कुछ कन्फेस किया था मार्था से, अपनी पूरी स्टोरी को जैसे एक बार फिर से उसने मार्था के सामने रखा था एंड वही वीडियो बस सामने प्ले हो रही थी। एंड वो जैसे जैसे सुन रहा था उसकी सांसें थमती जा रही थी। जान की आवाज़, वो दर्द, वो आंखें, जिस तरीके से जान बोल रहा था, जिस तरीके से जान कह रहा था, इबो को जैसे जान का वो एक एक शब्द अपने जिस्म में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। डर जैसे धीरे धीरे उस पूरी हवा में अपने पैर पसार रहा था। वीडियो लगभग 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे के कन्फेशन में जो कुछ भी इबो ने सुना उसे अपने कान पर यकीन नहीं आया। जान की छोटी सी फैमिली के बारे में जानकर पहली बार इबो के चेहरे पर से हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। जिस तरीके से जान अपनी फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा था, जान भी हल्का सा हंस रहा था और उसकी आंखें उदास थी, आंसू थे आंखों के अंदर। उन आंसू को वो पढ़ तो नहीं पा रहा था, पर जैसे जैसे वो जान को सुन रहा था इबो के चेहरे से वो जैसे जैसे गायब हो गई। इबो ने जाना जान की एक बहन थी। इबो ने ये भी जाना कि जान की मॉम उससे प्यार करती थी। उसके डैड के बारे में भी जाना कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी वो जान से प्यार करते थे। जान अपनी फैमिली से कितना प्यार करता था, वो लोग कहाँ रहते थे, कितना बड़ा घर था, किस तरीके से उनकी फैमिली लाइफ थी। आज से पहले इबो ने जान की लाइफ के अंदर कभी भी नहीं झाँका। पास्ट लाइफ के बारे में तो इबो को कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज पहली बार उसे जान की इस लाइफ के बारे में नहीं सिर्फ जानने का मौका मिल रहा है, एक तरीके से जान के दिमाग में झांकने का मौका मिल रहा है। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ रहा था, जान की आवाज़ भी जैसे धीमी धीमी और धीमी होती जा रही थी। अब जिक्र आ गया था स्कूल का, स्कूल लाइफ।
इबो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, उसे अपनी स्कूल लाइफ याद आ गई थी। इबो की स्कूल लाइफ बहुत फन थी। इबो के बहुत सारे दोस्त थे, चैंग भी उनमें से एक था। इबो को याद है कि उसके डैड उससे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, वो लोग ट्रिप्स पर जाया करते थे, वो लोग कितना फन करते थे। ये सब कुछ इबो के दिमाग में चल रहा था। लेकिन जान की स्टोरी जैसे आगे बढ़ रही थी, इबो की सारी इमेजेस से क्लीन होती गई। जैसा इबो ने कुछ सोचा था वैसा जान की उस स्टोरी में नहीं था। इनफैक्ट जान की स्टोरी में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कुछ भी सुन रहा था इबो, वो उसे बहुत अजीब महसूस करा रहा था। फाइनली जी का जिक्र आता है। इबो के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट फिर से आ जाती है। उसने जी की तरफ देखा। जी बस एक टक सामने की तरफ देख रही थी, वो बस फ्रोज हो गई थी। दूसरी तरफ चैंग भी देख रहा था। अब स्टोरी और थोड़ा आगे बढ़ती है। अब फाइनली जिक्र आता है युआनी का। जैसे ही वो जिक्र आया, एक इबो की आंखें नहर हो जाती हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था उसने ये नाम कहीं तो सुना है। जान की लाइफ में इस नाम का जिक्र उसने जान के मुंह से तो कभी नहीं सुना, लेकिन जिस तरीके से जान बोल रहा है, इबो की आंखें हद से ज्यादा नहर हो गई थी। एक दर्द जैसे उभर आया हो, जिस तरीके से जान की आंखों में वो उभरा था। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सब लोग बस एक टक उस वीडियो को देख रहे थे। ये कहो जान के उस जिंदगी के अंदर झांक रहे थे। धीरे धीरे कर जान के वो घाव जैसे उभर रहे थे, खुल रहे थे, और वो घाव सबको तकलीफ दे रहे थे। आंखों में सबके आंसू आ गए थे। आगे कि जैसे जान अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, जिस आवाज में, जिस दर्द में, जिस बेबसी में वो बोल रहा था, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। इबो की सांसें जैसे गले से निकल गई थी, जैसे जैसे जान अपनी कहानी में आगे बढ़ रहा था। पहला इंसिडेंट जैसे जान ने शेयर किया, जिस तरीके से युआनी ने जान को फॉलो किया, वो कुछ इबो ने सुना, उसे यकीन नहीं आया। उसे ये भी नहीं पता कि उस वक्त क्या सोच रहा है। जान की आवाज जैसे चीख रही है उसके कानों के अंदर। ऐसा कुछ वो सुनेगा उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जान की जिंदगी ऐसी होगी उसे ये भी नहीं पता था। ये कहो इस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो महसूस क्या कर रहा है। वो बस जैसे ब्लैंक माइंडेडली, सोललेसली होकर बस सामने की तरफ देख रहा था। वही दूसरी तरफ जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो कांप रही थी, लिटरली वो कांप रही थी। वही चैंग भी बस सामने की तरफ देख रहा था। उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। सुजन की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, वो सुबक रही थी। सुजन जानती है जान की जिंदगी के बारे में, लिटरली उसने जिया है जान के दर्द को, पर एक बार फिर से जान की आवाज में सुनना उसके लिए भी आसान नहीं है। उस पूरे कमरे के अंदर सिर्फ लोगों की धड़कनों की तेज आवाज थी एंड जान की वो दर्द भरी आवाज।